यू आर वॉचिंग यूनाइटेड अल्ट्रा। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस रियल सोसिएदाद गेम के बारे में। लाइफ में बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आप जीत कर भी हार जाते हैं, और कुछ ऐसा ही इस गेम में मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ हुआ। ऑल्दो ऑन पेपर तो यूनाइटेड ने 1-0 की विक्ट्री हासिल की, लेकिन असल ऑब्जेक्टिव जिसके लिए मैनचेस्टर यूनाइटेड को ये गेम जो है वो जीतना था, वो ऑब्जेक्टिव जो है मैनचेस्टर यूनाइटेड अचीव नहीं कर पाई। और वो ये था कि हमें इस गेम के अंदर रियल सोसिएदाद को 2 गोल के मार्जिन से हराना था, जो कि मैनचेस्टर यूनाइटेड ऐसा करने में नाकाम रही, जिसकी वजह से रियल सोसिएदाद 1-0 की शिकस्त के बावजूद भी जो है वो ग्रुप पर टॉप रही, और अब उन्हें जो है वो डायरेक्ट राउंड ऑफ 16 में जगह मिल जाएगी। जबकि मैनचेस्टर यूनाइटेड को अब चैम्पियन लीग की एग्जिट टीम जो होगी थर्ड स्पॉट वाली, उससे जो है वो प्ले ऑफ राउंड खेल कर जो है वो राउंड ऑफ 16 में जगह बनानी पड़ेगी। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस दफ़ा चैम्पियन लीग से काफ़ी जो है वो अच्छी और स्ट्रॉन्ग टीम्स जो हैं वो यूरोपा लीग का रुख करेंगी, जिसमें बार्सिलोना पेश पेश है। तो ऐसा भी हो सकता है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड को प्ले ऑफ में कोई अच्छी स्ट्रॉन्ग टीम मिल जाए, और जिस तरह की पोजीशन हमारी है, यू नो शॉर्टेज ऑफ प्लेयर्स हैं ड्यू टू इंजरीज और अदर इश्यूज, तो हमारा जो स्क्वाड है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि किसी एक स्ट्रॉन्ग जो है वो चैम्पियन लीग की थर्ड स्पॉट रैंक वाली टीम को जो है वो आसानी के साथ हरा सके। तो आई थिंक कि इवन दो कि हम ये गेम जीत गए, मगर अगर मैं यहाँ पर सच्चाई से बात करूँ तो शायद हम ये गेम जीतना डिज़र्व नहीं करते थे। और उसकी वजह ये है कि हम सब ने सोचा कि रियाल सोसिएदाद को ये गेम जीतने की कोई ज़रूरत नहीं है, उन्हें बस ये गेम किसी न किसी तरह हारना नहीं है, चाहे वो ड्रॉ कर लें। और हम सबको ये लग रहा था कि अगर हम जो है वो जीत के लिए जाएंगे, क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड को 2 गोल्स की ज़रूरत थी, रियाल सोसिएदाद को सिर्फ गेम जो है वो सिट डीप करके ड्रॉ करवाना था, और उसके बाद जो है वो ग्रुप टॉप कर जाते। मगर यहाँ पे आपको क्रेडिट देना चाहेगा रियाल सोसिएदाद को, और जिस तरह के उन्होंने जो है वो अटैक किया, पोजीशन अपने पास रखी, और मैनचेस्टर यूनाइटेड को ये फोर्स किया कि वो काउंटर अटैक्स पर उनको हिट करें, बजाय ये कि पोजीशन जो है वो मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास रख कर खुद वो काउंटर अटैक करें। अगर हम स्टार्ट से बात करें तो एरिक टेन हैग ने इस दफ़ा एक अजीब अजीब तो नहीं मैं कहूँगा, मगर एक डिफरेंट लाइनअप के साथ जो है वो अपनी टीम ग्राउंड में उतारी। अगर हम बैक फोर की बात करें तो लिसांद्रो मार्टिनेज के साथ इस दफ़ा जो है वो विक्टर लिंडलॉफ ने स्टार्ट किया। वेस्ट हैम के अगेंस्ट हैरी मैगवायर ने जो है वो अपना गेम खेला था, मगर लिंडलॉफ जो है वो बीमारी की वजह से अवेलेबल नहीं थे, तो इस गेम में लिंडलॉफ फिट थे तो लिंडलॉफ की टीम में वापसी हुई। इसके अलावा राइट हैंड साइड पे डियागो डेलो लगातार गेम्स खेलते हुए, और लेफ्ट हैंड साइड पे लूक शॉ। इसके अलावा अगर हम मिडफील्ड की बात करें तो कैसेमीरो एज अ नंबर 6, क्रिश्चियन एरिक्सन एज अ नंबर 8, और डॉनी वैन डी बीक की टीम में वापसी हुई एज अ नंबर 10। इसके अलावा राइट विंग साइड पे एंथनी लैंगा की जगह जो है वो इस दफ़ा ब्रूनो फर्नांडिस को राइट विंग पे खिलाया गया, और लेफ्ट विंग पे जो है वो अलेहांद्रो गर्नाचो ने जो है वो अपना यूरोपा लीग का डेब्यू किया। और इसके अलावा रोनाल्डो जो है वो एज अ नंबर 9 खेल रहे थे इस मैच के अंदर। तो अगर हम बात करें स्टार्ट से, तो आई थिंक के स्टार्ट से ही रियाल सोसिएदाद ने अपने पास जो है वो बॉल्स रखी और गेम को चलाया, एंड दे वर वेरी क्लिनिकल इन देयर पासिस, और काफ़ी अच्छी पासिंग थी उनकी, काफ़ी अच्छा गेम प्ले था उनका, बॉल प्रोग्रेशन भी काफ़ी अच्छा था। काफ़ी उन्होंने जो है वो हमारे ऊपर अटैक्स किए, इवन दो कि इतने स्ट्रॉन्ग अटैक्स नहीं थे, मगर फिर भी उन्होंने कोशिश जारी रखी। और यहाँ पे मैं ये जिक्र करना चाहूँगा कि हमारा डिफेंस जो है वो कैसेमीरो के आने के बाद, और बिलखसूस लिसांद्रो मार्टिनेज और विक्टर विक्टर लिंडलॉफ के होते हुए, हालांकि राफेल वरान की कमी जो है हम मिस कर रहे हैं, मगर लिंडलॉफ और मार्टिनेज का जो पेयर था उसने भी जो है वो डिफेंस में काफ़ी सॉलिडिटी दिखाई, और
इतने हम मैं ये नहीं कहूँगा कि इतना क्लियर किस्म का चांस जो है वो रियाल सोसिएदाद ने बनाया था, एक्सेप्ट जो कि एक ही चांस था जो कि डबल सेव था डेविड डेहिया का। और क्या फॉर्म में है डेविड डेहिया इस वक्त, अपनी जो है वो प्राइम डेहिया मैं कहूँगा कि हमें जो है वो देखने में नज़र आ रहे हैं इस वक्त। और बॉल प्रोग्रेशन उनका काफ़ी अच्छा था, बॉल डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी अच्छा था। और सोशल मीडिया पे ना एक मिथ बनी हुई है कि जो स्पेनिश टीम्स होती हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बॉल अपने पास रखती हैं और वो लॉन्ग बॉल्स नहीं खेलती, जैसा कि हमें प्रीमियर लीग में देखने को मिलता है। बट आई मीन ये किसने कहा था? क्योंकि हमें कल जो पहला हाफ है उसके अंदर रियाल सोसिएदाद की तरफ से बार बार हमें लॉन्ग बॉल्स दिखने में मिली। बिकॉज मैं ये समझता हूँ कि मिडफील्ड उनकी उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन अटैकिंग थर्ड तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, तो उन्हें लॉन्ग बॉल्स पे रिलाई करना पड़ रहा था। और वो लॉन्ग बॉल्स खेल के मैनचेस्टर यूनाइटेड के फाइनल अटैक में दाखिल होने की बार बार कोशिश कर रहे थे। लेकिन मैनचेस्टर यूनाइटेड ने भी जो है वो कल अपने पास बॉल नहीं रखी, ना ही बिल्ड फ्रॉम बैक किया, बल्कि सीधा जो है वो डेविड है या लॉन्ग बॉल्स खेल रहे थे। और इट वाज काइंड ऑफ अ वेरी फिजिकल गेम इन द फर्स्ट हाफ मैं कहूँगा। और काफ़ी जो है वो धक्कम पेली हो रही थी पहले हाफ में भी। तो मगर आई थिंक कि एक दफ़ा फिर जो है वो रेफरी का स्टैंडर्ड काफ़ी लो था। आई मीन बहुत ज़्यादा फाउल्स जो थे वो नहीं दिए गए, इवन दो के वो क्लियरली फाउल्स थे। इसके अलावा जो है वो येलो कार्ड्स भी फर्स्ट हाफ में नहीं दिए गए जो कि बनते थे। और आई मीन ये तो अब एक नॉर्म बन चुका है। और इस साल जो है वो चाहे आप बात करें यूरोपा लीग की, चैम्पियंस लीग की या फिर प्रीमियर लीग की, द स्टैंडर्ड ऑफ रेफरिंग इज़ वेरी वेरी बैड एट द मोमेंट। और काफ़ी जो है वो क्लियर डिसीजंस जो हैं वो टीम्स को नहीं दिए जा रहे। इसके अलावा अगर हम आगे बात करें मैनचेस्टर यूनाइटेड की मिडफील्ड की, तो क्रिश्चियन एरिक्सन वाज हैविंग अ बैड डे। वो बिल्कुल भी जो है वो फॉर्म में या ऑन सॉन्ग नहीं थे, काफ़ी ऑफ कलर लगे। पासिस भी उनके काफ़ी जो है वो वीक थे या पुअर थे, बाज़ औक़ात ओवर पासिस थे, वेट पासिस भी क्रिश्चियन एरिक्सन के जो है वो उस तरह इफ़ेक्टिव नहीं थे जैसा कि यूजुअली वो होते हैं। इसके अलावा कैसेमीरो एज अ नंबर 6 काफ़ी स्ट्रॉन्ग, विनिंग टैकल्स, क्लियरिंग द बॉल्स, काफ़ी अच्छा गेम था कैसेमीरो का। इसके अलावा हम बात करते हैं डॉनी वैन डे बीक का, जिनकी टीम में वापसी हुई एज अ नंबर 10। बट इट्स सैड टू सी कि बिल्कुल भी जो है वो किसी किस्म की परफॉर्मेंस नहीं दिखा सके। बट आई एम होपफुल कि आगे आने वाले जब मज़ीद गेम्स में उनको चांस मिलेगा तो वो बेहतर करेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें राइट हैंड साइड की, तो एंथनी जो थे, एंथनी सैंटोस, वो किसी किस्म की आई थिंक उन्होंने कोई नॉक जो है वो पिक कर लिया, जिसकी वजह से वो भी अवेलेबल नहीं थे। तो राइट साइड जो है वो हमारी काफ़ी फीकी थी, काफ़ी बंद सी थी, क्योंकि वहाँ से उतना जो है वो ब्रूनो फर्नांडिस किसी किस्म का कोई अटैक क्रिएट नहीं कर पा रहे थे। अगर हम बात करें लेफ्ट विंग की, तो बात करनी पड़ेगी पहले गोल की, जो कि अलेहांद्रो गर्नाचो ने स्कोर किया 17वें मिनट पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो की थ्रू पास पे, या वेट पास भी कह सकते हैं आप उसको। लेकिन एक बहुत बड़ा ओकेजन अलेहांद्रो गर्नाचो के लिए, क्योंकि उनका ये पहला यूरोपा लीग का गेम था और क्रिस्टियानो रोनाल्डो की असिस्ट पर उन्होंने जो है वो बहुत ही खूबसूरत गोल किया। और ये एक मोमेंट था अलेहांद्रो गर्नाचो के लिए। और एक यही गोल जो है वो मैनचेस्टर यूनाइटेड स्कोर कर पाई अगेंस्ट रियाल सोसिएदाद। इसके अलावा अगर हम चांसेस की बात करें, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो को एक दो चांसेस मिले, मगर मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल क्लियर चांसेस थे, बिकॉज बहुत ज़्यादा हॉस्टाइल इन्वायरमेंट था, क्राउड का प्रेशर था। और इसके अलावा जो है वो रियाल सोसिएदाद की जो डिफेंस लाइन थी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रही थी। तो लेकिन एक जो चांस जो कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने जो है वो लॉब ऑफ किया गोलकीपर से, मगर टाइमली जो है वो उसको ना कर पाए, और वो जो है वो नेट के ऊपर चला गया। अगर वो गोल स्कोर कर देते क्रिस्टियानो रोनाल्डो, तो मैनचेस्टर यूनाइटेड का जो है वो सेकंड गोल स्कोर हो जाता और हम जो है वो ग्रुप टॉप कर जाते। बट इफ़ एंड बट्स के अलावा अगर हम बात करें, तो गर्नाचो ने भी स्कोर करने के बाद कुछ ख़ास लेफ्ट विंग पे किया नहीं। ब्रूनो भी बिल्कुल ऑफ थे, और उसकी वजह ये थी कि रियाल सोसिएदाद जो है वो काफ़ी फ़िज़िकल गेम खेल रही थी।
और वो हर एक सेकंड बॉल जीत रहे थे, वो मिडफील्ड के अंदर बॉल चला रहे थे, वो फाइनल थर्ड के अंदर जो है वो थ्रू पासेस जो है वो बहुत ज़्यादा कर रहे थे, बिहाइंड द डिफेंस लाइन हमारे वो रन्स निकालने की कोशिश कर रहे थे। मगर जो है वो उस तरह का जो है वो ना वो कोई चांसेस क्रिएट कर पाए और ना हम। सेकेंड हाफ की बात करें तो सेकेंड हाफ के अंदर एरिक टेन हैग ने जो है वो काफ़ी चेंजेस की। फ्रेड और मैकटोमिने को लाया गया, लिंडलॉफ को सरप्राइजिंगली साब्ड ऑफ कर दिया गया। और हैरी मैगवायर भाई, किसने सोचा था कि हैरी मैगवायर जो है वो एक दिन सेंटर बैक होने के बावजूद जो है वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ अप फ्रंट स्टार्ट करेंगे। आई मीन मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस वर टोटली शॉक्ड, इवन आई एम शॉक्ड अगर मैं बात करूं तो। जब मैंने हैरी मैगवायर को क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ एज अ अटैकिंग लाइन में देखा तो भाई होश उड़ गए मेरे। और फिर मुझे ये समझ आई क्योंकि हैरी मैगवायर इज़ वेरी गुड ऑन द बॉल, हेडर जीत लेता है वो बंदा। तो इसलिए जो है वो एरिक टेन हैग ने ये सोचा कि हम जो है वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो और हैरी मैगवायर को आगे खिलाकर तो क्रॉसेस डलवाएंगे। मगर इट्स सैड टू सी कि हमारे जो फुल बैक्स हैं, खासतौर पे लूक शॉ और डियागो डेलो, उस तरह की जो है वो उनके क्रॉसेस इतने अच्छे नहीं हैं कि वो हैरी मैगवायर या क्रिस्टियानो रोनाल्डो तक पहुंच सकते। और हमने देखा कि फाइनल जो है वो 5 मिनट्स में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने काफ़ी तेज़ी दिखाई, काफ़ी ईगर लग रहे थे और क्रॉसेस दाएं बाएं जा रहे थे, मगर जो इफेक्टिवनेस है उन क्रॉसेस की वो बिल्कुल नहीं थी। हैरी मैगवायर का रोनाल्डो के साथ होना हमें ये बताता है, हमें ये दिखाता है कि एरिक टेन हैग का जो स्क्वाड है वो कितना थिन है, वो कितना शॉर्ट है। इसके अलावा मैनचेस्टर यूनाइटेड प्लेयर्स काफ़ी थके थके टायर्ड लगे, काफ़ी ऐसा लग रहा था कि जो है वो ऑफ कलर है। बिकॉज मैं ये समझता हूँ कि चूँकि हमारा स्क्वाड जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो हम तीन तीन गेम्स जो है वो एक हफ्ते के अंदर खेल रहे हैं ड्यू टू वर्ल्ड कप। क्योंकि वर्ल्ड कप आ रहा है तो यूरोपा लीग की गेम्स भी हैं, इसके अलावा हफ्ते में जो है वो 2 प्रीमियर लीग की गेम्स भी हैं, तो जिसकी वजह से मैनचेस्टर यूनाइटेड जो है वो काफ़ी स्ट्रगल कर रही है और प्लेयर्स काफ़ी टायर्ड हैं। तो देखना होगा कि इस जनवरी ट्रांसफ़र विंडो में की जो है वो प्लेयर्स को साइन करेंगे एरिक टेन हैग, ये देखने वाली बात होगी। मगर मैं ये समझता हूँ कि अगर हमने टॉप 4, मैनचेस्टर यूनाइटेड ने अगर टॉप 4 स्पॉट हासिल करना है इस सीज़न, तो हमें जनवरी ट्रांसफ़र विंडो में कम से कम भी 3 प्लेयर्स तो लाजमी चाहिए होंगे। एक आपका राइट बैक, एक आपका स्ट्राइकर और एक आपका सेंटर बैक। तो अगर ये 3 साइनिंग्स मिल जाती हैं एरिक टेन हैग को, तो काफ़ी जो है वो अगला सफ़र आसान हो जाएगा। और अगर ये साइनिंग्स नहीं मिलती और किसी भी किस्म के जो है वो प्लेयर हम साइन नहीं कर पाते जनवरी ट्रांसफ़र विंडो में, तो एरिक टेन हैग और मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगी। और अभी वर्ल्ड कप होगा, वर्ल्ड कप के बाद हम नहीं जानते कि कितने प्लेयर्स जो हैं वो अवेलेबल होंगे, कौन कौन जो है वो इंजरी का शिकार होगा। और देखना होगा कि आगे जो है वो मैनचेस्टर यूनाइटेड किस तरह इस स्क्वाड को लेके चलता है। तो अभी के लिए आई थिंक इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।